हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, क्लास 11 का एक पार्ट हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, जिसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे बहुत एटॉमिक मॉडल पढ़ा दें, बट डायरेक्ट पढ़ा देने में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए क्या करते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको मुझे लगता है कि पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज फर्स्ट अगर हम बात करें थॉमसन मॉडल की, टॉपिक तो हमारा रहेगा बहुत मॉडल, बट अब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनको भी, क्योंकि इनके बिना थोड़ी सी दिक्कत होगी ये मॉडल समझने में। तो स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे उस समय एटम की डिस्कवरी कंप्लीट हुई, जॉन डॉल्टन ने बोला कि एटम है ये, और उस एटम के बाद लोगों ने क्या किया, एटम का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले, तुरंत लोगों ने क्या किया, अपना वर्क शुरू कर दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने में। और उस समय तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत पॉपुलर हो भी नहीं पाई थी, और या बहुत अच्छे से नहीं हो पाए थे। उसके पहले ही लोगों ने एटम का मॉडल देना शुरू किया, तो उसी में एक थे थॉमसन, और इन्होंने बोला कि जो एटम का मॉडल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इन्होंने बोला कि एटम में क्या होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट है पूरा का पूरा ऐसे फिल होगा, भरा होगा। एटम में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये पूरा का पूरा फिल होगा, पूरा का पूरा एकदम डेंस फिल होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसे एम्बेडेड होंगे, मतलब धंसे हुए। ठीक है, क्या सीधे सीधे कहते हैं कि इनका जो मॉडल था वो रिलेटेड था वाटरमेलन से। वाटरमेलन समझते ना सब लोग, तरबूज। ठीक है, सो थॉमसन ने बोला कि जो एटम होगा, एटम का जो मॉडल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले क्या होगा, सारा पॉजिटिव जो पार्ट है पूरा का पूरा भरा होगा, और फिर उसमें जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह से एम्बेडेड होंगे। ठीक है, इनकी बात कुछ सालों तक तो चली। बाद में एक साइंटिस्ट थे, उनको इनकी बात जो है गंवार गुजरी, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को इनकी बात समझ में नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं चेक ही कर लेता हूँ कि ये बात सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोला गया अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक, अब गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया कि जितना पॉसिबल हो पाए उतना पतला एक गोल्ड का इन्होंने क्या किया, इस तरह से फॉइल ले लिया। और इस फॉइल पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स समझते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब हीलियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का 2, और ये जो अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने के बाद इट इज जस्ट सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल। ये हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, जस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सो इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ही टेकन गोल्ड फॉइल, ये आपका गोल्ड का फॉइल हो गया, और उस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं। देखो बहुत डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि सबसे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन ये एक जानना जरूरी है तो हम बता रहे हैं। सो अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट किया तो क्या मिला, इन्हें क्या मिला कि कुछ रेट सीधी निकली इस तरह से, बिना किसी को टच किए, कुछ और निकल गई सीधी। कुछ रेंज में क्या होगा कि वो अपने पाथ से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डेविएटेड,
कुछ रेज से क्या होगा, वो अपने पास से बिल्कुल ही डिविडेड होगी, मतलब पूरा 180 एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके भी आपके रदरफोर्ड ने ये बोला कि नहीं, थॉमसन का ये मॉडल रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेटली निकल जा रही है, मतलब कि एटम का जो कुछ एरिया है वो क्या है, वैकेंट है, उसमें क्या है, स्पेस। ठीक, एक तो ये बात सामने आ गई। दूसरी बात ये सामने आ गई कि एटम के अंदर कुछ डेंस पार्टिकल भी है, और उस डेंस पार्टिकल की वजह से क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपने प्लेस से, अपने पाथ से पूरा का पूरा क्या हो गया, डेविएटेड हो गई, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, अपोजिट 180 एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इसके भी हाथ में मैंने बोला कि सेंटर में कुछ पार्ट क्या है, डेंस है, और उसी को बाद में इन्होंने बोला था कि जो सेंटर पार्ट है वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसी में क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। ठीक, ये तो बात हो गई रदरफोर्ड की। और थोड़ा स्टैंडर्ड करना चाहो इस एक्सपेरिमेंट्स को आप लोग, तो कुछ इस तरह से करो। ये हो गया एटम, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन, जिसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियस, और ये साइड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है। अब जब अल्फा पार्टिकल की बोmbardment हुआ तो जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में निकल गई। जैसे ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में थोड़ा सा ही, थोड़ा सा डिविएटेड हो गई। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा है, वो पूरी पूरी डिविएटेड हो गई। और इसी के बिहार में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ही की थी। और उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटम के लिए मॉडल दिया, और उन्होंने क्या अपने एटम के लिए मॉडल दिया, उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम होगा उसका सेंटर पार्ट जो होगा उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, और उसके बाहर क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व करता है। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो एटम होगा उसके बीच में क्या होगा, एक सेंटर पार्ट होगा जिसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस, जो कि क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। सेंटर पार्ट होगा या पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होगा उसे एक सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इनके कॉन्सेप्ट की बात क्या हुआ, अब देखो इन्होंने ना तो स्टेबिलिटी की बात की, अब आप बोलो सर स्टेबिलिटी से क्या लेना है, तो स्टेबिलिटी से ये लेना देना है कि अगर जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और आउटर में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो हमको पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर जो अट्रैक्ट करेगा तो भी इलेक्ट्रॉन को पीछे आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक रोटेटिंग पार्टिकल है, और एक साइंटिस्ट है फिजिक्स में, उनका नाम है मैक्सवेल, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेशन करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी एनर्जी क्या होती है, खत्म होने लगती है। ठीक है, और खत्म होते होते वो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अगर जो ऐसा यहाँ भी होता तो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चार्ज पार्टिकल से रिवॉल्व करता है, इसकी एनर्जी खत्म होती है, तो टाइम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, न्यूक्लियस में आ जाता है, और न्यूक्लियस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, जितने भी एटम्स हैं सब में हमेशा आपस में क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एटम के स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक, इसके साथ साथ रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ये भी नहीं क्लियर कर पाया कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल
ऑर्बिट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के सारे ऑर्बिट्स में रहेंगे, उन्होंने सिर्फ एक सर्कुलर पाथ ढूंढ दिया। ठीक, तो रदरफोर्ड के मॉडल्स में भी ढेर सारी कमियां थी और उस कमियों को दूर करने का, तो उस कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी को उठा ली, उनका नाम था बोहर। ठीक, तो अब हम आ चुके हैं बोहर मॉडल पे, बट बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, क्योंकि बिना प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़े आप बोहर मॉडल को नहीं सॉल्व कर सकते। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, बोहर मॉडल क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है, प्लैंक क्वांटम, ठीक है, क्वांटम में बात करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक, अगर आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्लियर है तो बोहर मॉडल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, वरना वहाँ पे मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूँगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी के बारे में पढ़ना है, वो इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो सकता है, तब हम चलेंगे बोहर मॉडल। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी, हम अगर बात करते हैं एनर्जी कैसे चलती है, तो एनर्जी थ्री फॉर्म में चलती है। अगर हम बात करें कि एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है, तो एनर्जी थ्री टाइप से चलती है। पहला क्या होता है, एक तो चलती है कंडक्शन फॉर्म में, ठीक, दूसरा किस फॉर्म में चलेगी, दूसरा ये चलती है आपका कन्वेक्शन फॉर्म में, और तीसरा आपका किसमें चलता है, रेडिएशन फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ इतना तो आइडिया लगेगा कि यहाँ रेडिएशन की बात तो मतलब क्या है, रेडिएशन में भी एनर्जी क्या करती होगी, फ्लो करती होगी। रेडिएशन में एनर्जी क्या करती होगी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब क्योंकि लिख दिया तो बता दें आपको कि एनर्जी जो है वो कंडक्शन में किसके लिए होती है, सॉलिड। जो सॉलिड में एनर्जी फ्लो करती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। कैसे, जैसे मान लो कोई आयरन का रॉड है, अब इस आयरन के रॉड में जो पार्टिकल्स हैं उसको मान लो आप हीट करो, एक साइड से हीट करो तो दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट आ रहा है, तो आप लोग नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही जगह पे पड़े होंगे। ठीक, और मॉलिक्यूल्स एक जगह पे पड़े होंगे और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ऐसे फ्लो कर जाएगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन किसमें होगा, लिक्विड में होगा, इसके साथ साथ किसमें होगा, गैस में। ठीक, कैसे, जैसे मान लो एक बीकर वाटर ले लिया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको हीट करना शुरू करो, तो पहले क्या होगा, पहले अंडर के डाउन साइड से, ठीक है, वाटर हीट होंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये मूव करके अपर साइड, ठीक, फिर क्या होगा, फिर डाउन, ये ऊपर वाला नीचे आएगा, ये भी हीट होगा, ये फिर कहाँ जाएगा, अपर साइड। तो इसमें जो होगा वो मॉलिक्यूल्स हीट होंगे और हीट होने के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे। ठीक, इस टाइप के जो मोशन होंगे उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। और अब बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। जो सन की लाइट होती है वो अर्थ पे किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में। क्लियर, जैसे प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो रेडिएशन में हमेशा जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ट्रेवर्सिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर, अब देखो जो सन से एनर्जी आती है वो भी कई फॉर्म में आती है, जैसे सन से जो एनर्जी आती है वो यूवी फॉर्म में भी आती है, इसके साथ साथ इंफ्रारेड में भी आती है, या और भी टाइप में आती है। ठीक है, तो जो सन की एनर्जी है वो किस फॉर्म में चलती है, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक, और यहाँ जो हमारी हेडिंग है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक, एक चीज तो क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी क्या करेगी, फ्लो करेगी, और यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, ठीक है, या सीधे सीधे बोले कि इन सब को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए। ठीक है,
और रेडिएशन या सन की एनर्जी जिसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो अपने आप चलेगा, ठीक है। तो जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो सब क्या है, सारे के सारे रेडिएशन, जैसे वेव हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए, ये सब क्या होगा, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब सेल्फ मेड ट्रेवल करेंगे किस फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, ठीक। तो सन की जो एनर्जी होती है, सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे वर्क किया किसने, प्लैंक्स ने। अब सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पे वर्क किसने किया, प्लैंक्स ने किया। और प्लैंक ने जब इस वेव से वर्क किया तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव है उसमें सब जगह एनर्जी नहीं है, एनर्जी कहाँ होगी, एनर्जी कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, वो किस फॉर्म में मिलेगी, पैकेट के फॉर्म में। और इसी को उन्होंने बोला पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटॉन्स, और क्या बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वांटा क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म मतलब क्वांटा। बात समझ आ गई कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या थी, कि प्लैंक्स ने वर्क किया किस पे, रेडिएशन पे, और इसने प्रूव किया कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, इस रेडिएट होने वाली एनर्जी में जो एनर्जी है वो सब जगह नहीं है, वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, वो कुछ हमको पैकेट्स के फॉर्म में मिली है, वो भी कुछ गैप में मिल रही है, जैसे यहाँ पैकेट मिल गया तो थोड़ा गैप, यहाँ मिल गया तो थोड़ा गैप यहाँ, तो इस एनर्जी को बोला गया फोटॉन्स या क्वांटा। और अगर जो सिंगल यूनिट की बात की जाए तो क्या बोला गया, क्वांटा। और इसी के लिए उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था E एनर्जी इक्वल टू H न्यू, एनर्जी इक्वल टू H न्यू, ठीक। अब लोग से एनर्जी तो H क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जो कि फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो अगर जो क्वेश्चन इससे बने तो क्वेश्चन में क्या है कि एच आपको फिक्स फॉर्म में मिल गया, तो यानी क्या होगा, अगर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, न्यू मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी सर, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आप सीधे एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या कर सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। मान लो 1 यूनिट के लिए निकालना हो तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ रख दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, फॉर वन क्वांटम, बात किया जाए इसको, क्योंकि हम क्वांटम बोला ना, फॉर वन क्वांटम, अगर आपको एक क्वांटम एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर जो 2 क्वांटम के लिए निकालना तो क्या होगा, तब भी यही फॉर्मूला होगा, बस चेंजेस क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 के लिए निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला, जो वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से किया तो 2 क्वांटम के लिए हो गया, 3 से किया तो 3 क्वांटम के लिए हो गया, ठीक। अब इस फॉर्मूला को हम लोग और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर किसी बच्चे को फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की भी, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करते हैं तो मान लीजिए कोई वेव्स है, ठीक। अब इस वेव्स में, ठीक है, इस वेव्स में 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड में हो, मिनट में हो, हॉर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिनट में या हॉर में, ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड
or 1 minute or 1 hour is called frequency. It's called frequency. Clear? आप लोग सब ऑसिलेशंस क्या है? तो ऑसिलेशंस का मतलब यहाँ से स्टार्ट करके और एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करना। ये हो गया आपका ऑसिलेशन। मींस यहाँ से चल के यहाँ तक 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन वो करेगा वही आपका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक। अब अगर जो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच, जो कि फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में। एनर्जी इज इक्वल टू एच जो सी अपॉन लैम्डा। जाहिर सी बात है जो फ्रीक्वेंसी है किस पे करोगे? सी अपॉन लैम्डा की। ऐसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक। अब बोलोगे सर सी क्या है? तो सी क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये लैम्डा क्या है? ये आपका वेवलेंथ। लैम्डा आपका क्या है? वेवलेंथ। ठीक। अब इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। अब देखो पढ़ना में बोहर मॉडल है और क्या क्या नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। अब ये देखो ये सब जो नई नई चीजें हैं ये इसलिए निकल के आ रही हैं कि अगर इन सब चीजों को नहीं पढ़ोगे और बोहर मॉडल ऐसे पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें सामने आ रही है तो इसको पढ़ते रहिए। थोड़ी सी बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है कितना? 3 लाख 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक। अब इस किलोमीटर को कन्वर्ट करें। इस किलोमीटर को जब कन्वर्ट करना मीटर में तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 पहले तो 3 और ऐड हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। मीटर में कर लिया गया, किलोमीटर से कन्वर्ट कर लिया इसमें मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेन यही है कि मैं आपको सारे टॉपिक से टच करा दूँ, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ तो काफ़ी टॉपिक बाहर हो गए। जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन बाहर हो गया, यूनिट्स बाहर हो गई। ठीक है, तो वो सब चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं घूम फिर के उन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ें पता लगे कि उसका भी इम्पोर्टेंस है। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? 3 और जितना जीरो उसको 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज फिक्स्ड। कहीं भी न्यूमेरिकल होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको गिवन ना भी हो तो आपको ये वैल्यू वहां पे पुट अप कर लेंगे। ठीक। वेलोसिटी ऑफ लाइट के बाद अब हम बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ का मतलब ये होता है 1 मीटर, जैसे ये मान लो ये ऑसिलेशन चल रहा है, ये ऑसिलेशन चलता गया, कोई भी वेव है या रेज है इस तरह से ऑसिलेट करती चली गई। अब इसको मेजर कर लो तो 1 मीटर में जितना ऑसिलेशन आएगा, ऑसिलेशन इन 1 मीटर इज नोन एज वेवलेंथ। 1 मीटर में जितना ऑसिलेशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम डिपेंड करते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं लैम्डा। तो क्या बोलते हैं? लैम्डा। ठीक। टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप में ना जाए, बस टच हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम किसी को नहीं, क्योंकि हमारा तो मेन टारगेट है बोहर मॉडल का। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या बता रहा है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन दैट कि कोई भी वेव्स है तो उसमें जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिल रही है, इस फॉर्म में मिली है, एक पैकेट के फॉर्म में मिली है। और उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा और फोटॉन्स। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम एक क्वांटम एनर्जी की एक क्वांटम एनर्जी को भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या था? E इक्वल टू एच न्यू। बाद में थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया था, किसमें? E इक्वल टू एच न्यू था। अब न्यू की वैल्यू हमने जब उस पर पुटअप कर दी थी, हो गया था हमारा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक।
अच्छा एक चीज देखो, ये दोनों एकदम सामने सामने, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो बोल सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मींस वेवलेंथ। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब अब जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी वेवलेंथ घट जाएगी। ठीक, अब देखो इसके बाद जो है इसको हम लिख सकते हैं एक अलग फॉर्म में, वो होगा HCV इज इक्वल टू HC और ये V, ये होगा आपका वेव नंबर, वेव नंबर। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वेवलेंथ की, वो डेफिनेशन वेव नंबर की कि 1 सेकंड में, सॉरी 1 मीटर में जितना ऑसिलेशन होगा वो वेव नंबर होगा। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इन 1 सेकंड जितना भी ऑसिलेशंस होगा, जितना ऑसिलेशंस, सॉरी 1 मीटर में, 1 मीटर में जितने ऑसिलेशंस को आप मेजर करोगे वही आपका क्या होगा, वेव नंबर। और वेवलेंथ का भी देखो, तो वेवलेंथ क्या होता है कि लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव्स, मतलब एक वेव्स जो चल रही है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बताएगा आपको वेवलेंथ। ठीक है, मतलब वेव की लेंथ, वेव जितना लेंथ डिसाइड करेगी या जितना डिस्टेंस वो डिसाइड करेगी वही क्या होगा आपका वेव लेंथ। और वेव नंबर क्या होगा कि 1 मीटर में जितना ऑसिलेशन आप मेजर करोगे वही क्या होगा वेव नंबर। ठीक, तो इस फार्मूला को हम 3 टाइप्स लिख सकते हैं। ठीक, अब लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू h न्यू एंड विच इज इक्वल टू HCl बाय लैम्डा और विच इज इक्वल टू HCV। अब ये क्या हो जाएगा वेवलेंथ और ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये हो जाएगा आपका वेव नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर एक क्वेश्चन कर लें जल्दी जारी करेंगे, तो क्वेश्चन स्टेट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा है ओवर मॉडल। ठीक है, सपोज क्वेश्चन है कि रेडिएशन वेवलेंथ हंड्रेड नैनोमीटर कैलकुलेट एनर्जी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। कह रहा है रेडिएशन का जो वेवलेंथ है कितना 100 नैनोमीटर है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। ई के लिए फार्मूला है आपके पास, फार्मूला कौन सा लगा देंगे, तो फार्मूला लगा लेंगे इसमें E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। बट फार्मूला लगाने से पहले एक चीज ये भी तो देखना, ये तो नैनोमीटर है, अब तो क्लास 10 ये सब चीजें नहीं मिलती है, क्लास 8 बस यहाँ पे मिल गया नैनोमीटर। तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यूनिट्स के बारे में। ठीक, अब यूनिट्स 2 तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल। देखो आज की क्लास पूरी की पूरी क्या है कि छूटे हुए टॉपिक उसको टच करना है, तो यूनिट्स क्या होंगे, एक होगा फंडामेंटल यूनिट्स, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम मिला के कोई नई यूनिट बनाएंगे तो उसको बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है आपके, मास है, किलोग्राम है, सेकेंड है, मोल है, केल्विन है, एम्पियर है और केल्विन। ठीक, मास देंगे आपने, इस चीज का मास निकाले किलोग्राम, सॉरी ये मीटर हो गया लेंथ के लिए, किलोग्राम हो गया आपका मास का, सेकंड हो जाएगा टाइम के लिए, मोल हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ
सबस्टेंस, इसी तरीके से टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका हो जाएगा आपका एरिया। ठीक, अब इन्हीं यूनिट्स को मिला के अगर कोई नई यूनिट्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे देख लेते हैं, मान लो हम डिराइव करने जा रहे हैं यूनिट्स, जैसे कि हमने स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब इसको मिला दिया, एक मीटर को मिला दिया, एक सेकंड को मिला दिया, तो अब ये यूनिट्स क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, और भी जैसे मान लो करना और बहुत ज़्यादा चीज नहीं जाती। ठीक है, तो यूनिट्स की बात करेंगे, तो इन यूनिट्स के भी कुछ छोटे बड़े भाई होते हैं। ठीक है, और उन यूनिट्स को जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे इसके बाद फिर एसआई यूनिट्स आती है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट्स थोड़ा पढ़िएगा, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक है नैनोमीटर का, तो इनके कुछ छोटे बड़े भाई भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं मेगा, मेगा का मतलब हो गया 10⁻⁶, मतलब अगर इसको बोलना तो कितने बराबर हो गया, 10 लाख के बराबर होगा। फिर आपका क्या है, किलो है, किलो का हम बोलते हैं 10⁻³ मीन्स क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स। इसके बाद आपका सेंटी होता है 10⁻², मतलब 1/100। ऐसे मिली होगा, मिली का मतलब 10⁻³ मतलब 1/1000, मतलब 1 का 100वां भाग, 1 का 1000 का भाग। ठीक, मिली के बाद आपका आ जाएगा माइक्रो, 10⁻⁻⁶, मतलब 1/6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। ठीक, माइक्रो के बाद आपका आएगा नैनो, तो नैनो होगा आपका 10⁻⁹, मतलब 1/10 लाख, ऐसे लिखा जाता है, 1/10 लाख। फिर आएगा पीको, पीको को आप बोलेंगे 10⁻12। ठीक, अरबवा भाग। ठीक, अब एक चीज देखो, इसके सामने कोई यूनिट नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि किसी के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये किसी के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक, बट अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मीटर, मतलब ये सिर्फ यूज किया जाएगा किसके, किसी डिस्टेंस के। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक सब टच कर दे रहे हैं, तुम लोग को भी लग रहा है सर बोहर मॉडल पे आ नहीं रहे हैं, घूम फिर के सर यही सब कर रहे हैं। ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि मतलब अगर आपको अच्छे से केमिस्ट्री सीखें तो ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक, अब इस साल लकी खराब आप लोग का सिलेबस ही रिलीज होगा तो ये सब चीज़ें हटा देंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल लगाना तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी होगी। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये है कि अगर इसकी यूनिट, अगर इसकी वैल्यू एसआई यूनिट्स में गिवन है तो इसकी भी वैल्यू आपको किसमें लेनी होगी, एसआई यूनिट्स में। ठीक है, और अगर ये एसआई यूनिट्स में, ये एसआई यूनिट्स में नहीं है तो आपको इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यूनिट्स इसीलिए पढ़िए। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते समय क्या होगा, सबको पता है कि h की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 नैनोमीटर, मतलब 100 और नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁹। इसको और छोटा कर सकते हो, 100 को कितना लिख सकते हो, 10⁻², और यहाँ पे -9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं 10⁻⁷, यहाँ 10⁻⁷। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसको थोड़ा अच्छे से एनर्जी लेके आएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।